हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व जो हमारी बुक है और उसी में हम लोग देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 ग्लोबलाइज विश्व का बनना, यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनने को देख चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे औद्योगिकरण का जो युग है, इस औद्योगिकरण के युग को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में औद्योगिकरण का जो युग है वो कैसा है, क्या उसकी स्थिति है इस औद्योगिकरण युग की और क्या क्या चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक करके इन सारों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले औद्योगिकरण का युग में आप सबसे पहले देखिए औद्योगिकरण, और हम सबसे पहले एक इमेज हमको मिली गई है, इसको हम सबसे पहले देखें। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज दी गई है और इस इमेज को हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? और इस इमेज पर हम लोग आपका बात करेंगे। क्लियर है? इन सबको आपका देख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। डॉन ऑफ सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क इंग्लैंड, 1990। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी का उदय, डॉन ऑफ सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से एक देवी जैसा ही तस्वीर है। यह देवी के हाथ में नई शताब्दी का ध्वज, प्रगति का फरिश्ता दिखाती। उनका एक पांव पंखों में पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है और उनकी उड़ान भविष्य की ओर है। पीछे उन्नति के चिन्ह पर दौड़ रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंट, कारखाने, इन सब चीजों पर ये चीजें आपकी दिखाई दी और हमने इनको देखा है, या कह सकते हैं देखकर हमने बात की है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं या कैसे कैसे आप इनको देख सकते हैं, माप सकते हैं, इनकी बात कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए देखिए, इसमें आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं मशीन तकनीकी की महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर से भी ज्यादा साफ दिखाई देती। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्र के पन्नों पर 100 साल से भी पुरानी छवि। कैसी है? 100 साल से भी पुरानी छवि। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर में प्राच्य इलाके की अलादीन है, जिसपे अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया गया। तेरे जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य जो महल है उसका निर्माण किया गया है। उस भव्य महल के निर्माण को हम लोग इसमें देख सकते हैं। देख लिया? ध्यान रहेगा इतना। इस जादुई महल जो है इसको हम लोग बात कर सकते हैं, इस भव्यता को हम देख सकते हैं। अब देखिए, देख रहे हैं आपको ये देवी खड़ी है और इस तरीके के जो आर्ट्स बने हुए हैं इसके अंतर्गत पार्टिकुलर ढंग से इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है और बताने का भी प्रयास किया गया है कि क्या किस तरीके से एक आधुनिक मैकेनिक है जो आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। कह रहे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजार से एक जादू रच रहा है। पानी का जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब, अजीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का है। मैकेनिक पश्चिमी और जो आधुनिकता है उस पर वो आपकी बात करता है, उस आधुनिकता को देखता है। तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा गाती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व, तकनीकी बदलाव, आविष्कार, मशीनों और कारखानों, रेलवे और बस पोतन की दुनिया के रूप को दर्शाया गया।
इसमें औद्योगिकरण के इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है। आधुनिक युग तकनीकी प्रगति का भव्य गुण को उभारता है। ऐसा है, भव्य जो गुण है उसको उभार, और देखते हैं कि ये उभरता कैसे है, क्या सब चीजें हैं, ठीक, इन पर बेसिकली बात करता है। अब ये छवियां इस संबंधित लोक मानस का हिसाब चुकाती हैं। आप तेजी से औद्योगिकरण की प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं, आपको नहीं लगता है कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें, पुल का विस्तार समाज का द्योतक है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हैं, इन्हें हमारा विचार क्या संबंध है? औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी है। आज भी हम तमाम तरह के कामों को दिनों दिन बढ़ती मशीनीकरण का ही गुणगान कर सकते हैं। औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़े हैं, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। जो औद्योगिकरण का इतिहास है उसको हम समझेंगे कि आखिर में ये इतिहास, ये हिस्ट्री है कैसी, किस तरीके से सैचुरेटेड है, किस तरीके से ये बनी हुई है। इन सबको हम लोग एक एक करके गौर करके देखेंगे तो हमको उसका बेसिक एक फंडामेंटल जो है हमारे सामने स्टेटस क्लियर होगा कि भाई क्या है। इस अध्याय में हम यह इतिहास पढ़ेंगे कि दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत के औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, और यह औद्योगिक बदलाव के पैटर्न औपनिवेशिक शासन ही तय करता है। ऐसा है, जो औपनिवेशिक उद्योग शासन है आपका तय करता है कि क्या स्थिति, और हम लोग इस स्थिति को आपका अब आप देखेंगे जनवरी 1901 में दो जादूगर हैं और इंग्लैंड की प्रिंट्स में प्रकाशित इन चीजों पर आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से प्रकाशित है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और किस तरीके से इन सबको हम पहुंच रहे हैं, इन तरीके से हम लोग इनको देख रहे हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग आपका बात कर सकते। क्लियर है? एक एक करके आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको सारी चीजें इसमें क्या आएंगी, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। औद्योगिकरण क्रांति से पहले, अरे औद्योगिकरण क्रांति हुई उससे पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर आप कारखानों और विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। कैसे जोड़ते हैं कि जो उनका विकास है, औद्योगिकरण का जो डेवलपमेंट हुआ है, हम हमेशा डेवलपमेंट को ही जो है या औद्योगिकरण को ही डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, और कोई आयाम और कोई पैमाना हमारे दिल में नहीं रहता, हम उसको उस तरीके से या अलग नजरिए से इत्यादि को नहीं देखते। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तब हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास का अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की ही स्थापना से शुरू होता है। कैसे होता है? तो प्रारंभिक स्थापना है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप आगे देखोगे और बहुत सारी चीजें हैं तो आपको समझ आए, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। उत्पादन फैक्ट्रियों से नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार और औद्योगिकरण के चरण में आदि में औद्योगिकरण प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी नाम देते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, आदि औद्योगिकरण 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागरों के शहरों की तरफ का रुख किया। कह रहे 17वीं 18वीं शताब्दी के जो सौदागर हैं, सौदागर का मतलब होता है व्यापारी, जो आपका ट्रेडर हैं, उन्होंने गांव की तरफ का रुख किया, यानी कि वो गांव की तरफ बढ़े। वे किसानों, कारीगरों को पैसा देते थे
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। उस समय विश्व के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में ही रहना उत्पादन नहीं बढ़ाया गया। यह वजह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतवर थी। ये गिल्ड्स उत्पादन के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादकों को कारीगर के प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों को नियंत्रण में रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय पे नए लोग आने से रोकते थे। शासकों को विभिन्न गिल्ड्स का खास उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहर में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए गांव की तरफ जाने लगे। कैसे हैं? तो वो आप वहाँ अपना व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे थे, अपने चीजों को नहीं बढ़ा पा रहे थे, उन्होंने गांव की तरफ जाने का आपका रुख किया और उस रुख को काश्तकार दस्तकार सौदागर के लिए काम करना, जैसे पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन में बावड़ी जा रही थी। अब तक की रोजी रोटी के लिए समझी जमीन की गलवान की लकड़ियां, बोरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे छोटे किसान और गरीब किसान आदमियों के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत सारे छोटे मोटे खेत में और घर के सारे लोगों को पेट नहीं भरा हुआ था, इसलिए सौदागर वहां आए और उन्हें माल पैदा करने के लिए परेशानी की रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागर के लिए काम करते हुए वे गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों में भी संभाल सकते थे, यानी कि जो उनके छोटे छोटे खेत थे, पाट थे, उनको वो अपने हिसाब से कर रहे थे, संभाल रहे थे। इसी के हिसाब से वो सारी चीजें करने लगे कि भाई किस प्रकार से हमको खेती करना है, क्या कुछ हमको चलाना है, कैसे उत्पादन करना है, कैसे हमें गांव की तरफ बढ़ना है, किन किन चीजों की मांग बढ़ रही है उपनिवेश में। क्लियर है? शहरी दस्तकार काफी ताकतवर क्यों हो रहे थे, गांव में किन चीजों की खोज कर रहे थे ताकि वो उन सबको प्रशिक्षण व्यवसाय लोगों को रोक सके। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का धागे बनाने के काम में लगना। ध्यान से देखिए, एक चरखे पर केवल एक ही तकली, तकली का मतलब तो गुल्ली टाइप में होता है, जो एक रोल जैसा होता है, उसको बात करते हैं। देखिए एक पर एक ही लगी है, देख रहे हो हाथ में तरीके से चरखे वगैरह। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से पहले आदमी खेतों में सिमटी आय से एक बड़ा सहारा था। लोग क्या करते थे, जो खेतों की आय थी उनसे जो अपनी खेती किसानी करते थे, उसी की आय को थोड़ी कुछ अपनी अर्निंग वर्निंग किया करते थे। अब उन्हें पूरे परिवार को लिए श्रम संसाधन का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। इस व्यवस्था से शहर और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर तो शहर में रह रहे थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादा देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़े व्यापारी स्टेपर्स ऊन खरीदते थे, सूत काटने वाले के पास पहुंचते थे, जो धागा मिलता था उसे बुनकर और फूल्स और रंग साधु के पास ले जाते थे। लंदन के कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इस तरह से निर्यात व्यापारी और कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज दिया गया। इन्हें लंदन तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाने लगा। कैसे हुआ? जो फिनिशिंग था उन्हें लंदन सेंटर के रूप में जाने लगा। ठीक है, और हम इस तरीके से इनको आपका देखते हैं कि अपना लंदन फिनिशिंग सेंटर क्या था। ठीक, आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक और आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस सौदागर का नियंत्रण और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों का काम कराते थे। इसका मतलब यह था कि
कपड़ों के सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम किया करते। कैसे थे? जो काम के सौदागर थे, कपड़े वाले थे, वो सैकड़ों जो है काम आपका, जो मजदूर थे वो सब काम किया करते थे। इसके आधार पर ही वो आपका चलते। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से स्टेबल्स करता है या छांटता है, व्यक्ति जो पुल करता है। ऑर्डिंगिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपास और ऊन आदि की कटाई के लिए हम लोग इन सब चीजों को आपका तैयार। क्लियर है? देख लिया। कारखानों का उदय। इंग्लैंड सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या तेजी से इजाफा 18वीं शताब्दी के आखिर में हुआ। यानी जो 18वीं शताब्दी है उसके आखिर में इसमें इजाफा यानी कि प्रॉफिट या बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कपास यानी कि कॉटन का युग पहले प्रतीक था। 19वीं शताब्दी के आखिर में कपास के उत्पादन की भारी बढ़ोतरी हुई और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख कच्चे पाउंड कपास का आयात करता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए ये बदलाव कौन से थे, इन बदलावों को हम कैसे देख सकते थे, इन सारे बदलावों को, इन सारी चीजों को देखना होगा, समझना होगा कि जो बदलाव आ रहे थे आखिर में थे कैसे और इन बदलाव की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या थी। ठीक, और इनको हम देख सकते हैं। क्लियर है? 18वीं शताब्दी में ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में कार्डीय, ऐठन, कताई और प्लेटन हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। इसके प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज्यादा मजदूर धागों और रेशों का उत्पादन करने लगे। इसके बाद रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। ध्यान रखना, रिचर्ड ऑकराइट, इन्होंने सूती मील कपड़े की हम रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घरों में ही करते थे, क्योंकि पहले कपड़ा हस्तकरघा यानी कि हाथ से बनता। लेकिन उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, मशीनीकृत फैक्ट्री बनाई। ठीक है, मशीनीकृत अब आपकी फैक्ट्री बनी है, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदने उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। ठीक, कारखानों में सारी प्रक्रिया छत की नीचे और एक महिला के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया में निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। अब पहले उत्पादन क्या था, गांव में। अगर आपको मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसे कोई ऑर्डर लगाना है, वो सारा उसको गांव में देना पड़ता था। गांव में ज्यादा था तो गांव में क्वालिटी का थोड़ा वहां दिक्कत रहती थी। इतनी क्वांटिटी किस डेट में चाहिए उसको लेकर भी बड़ी समस्या थी। फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल, उनको चेकिंग बैलेंस, बड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब मशीन है, मशीन नहीं खरीदते तो वहीं रहकर सारी चीजें एक स्थान पर हैं। पहले प्रॉपर गांव में अलग अलग घरों में हुआ करती थी। अब एक जगह पर वो सब चीजें हैं जिन पर एक व्यक्ति के लिए या जिसको जो डिमांड है उसको आपका नजर रखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला और उसने उनको शुरू किया। क्लियर है? इसको हम देख सकते हैं। शायकर एक कॉटन मिल और ईसी टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र इलेक्ट्रॉनिक लंदन के म्यूजियम में है। और इसमें अगर आप मौसम के नाम की नजर को देखते हैं, जिसके कारण दुनिया में सूत काटने के ज्यादा आदर्श स्थान बनाते हैं और धुंधले हैं, और इन सबको शानदार नजर में आपको दिखाई देते हैं। कैसे हैं? इन सबको हम शानदार तरीके से आपका क्लियर है कैसा कुछ है, कैसे इनको रूपरेखा रखा गया, कैसे कारखानों का उदय हुआ, कैसे आपके 17 के 20 में कॉटन युग का प्रतीक माना जाता है, कैसे चीजें बढ़ने लगी, गुणवत्ता पर चीजें कैसे बढ़ी, कैसे लो क्वालिटी पर।
अब इसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। और 19वीं सदी तक की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अंग भी है बन गए। कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत, ऐसा था, नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई दी कि उस समय लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिक रहा था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंख ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। देखिए, जब आपने किसी ने आप नया भव्यता का बिल्डिंग या कारखाने देखते हैं, एक नई रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में आती, नई रूपरेखा चलती है, एक नई भव्यता का प्रतीकात्मक रूप हमको दिखाई देता है। क्लियर है? तो इतना काफी कुछ हम इस लेक्चर में देख चुके थे, पढ़ चुके हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।